पट शिमला जो कहा जाता है, बॉक्साइड लगातार निकल रहा है, उसमें हम आम जनता को बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। और चलिए अब मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। रिंकी पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, वात्सल्य मूर्ति प्रवक्ता बीजेपी से और अमर सदाना जो कि स्टेट हेड के रूप में हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वात्सल्य जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। जिस तरीके से बड़े विकास मॉडल की बात की जाती है, छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, विकास को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे यहां अगर हम बात करें जो मूल वर्ग है आदिवासी समाज, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। कौन सा विकास मॉडल यहां सरकार लागू कर रही है? जूही जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए जूही जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले तो ये स्वीकार करना चाहूंगा कि आज पर्यावरण न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के लिए एक चैलेंज है और कम से कम हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से अगर किसी सरकार ने पर्यावरण को सीरियसली लिया है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, तो वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जूही जी, मैंने सुना आपके त्रिपाठी जी को, आपके जो एक जी बिल्कुल रायगढ़ से थे, वो कह रहे थे, रायगढ़ के बारे में स्थिति में बता रहे थे। आपको पता है जूही जी, अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ आज पूरे भारत में नंबर 1 है फॉरेस्ट और हेलो जी जी बिल्कुल। आज छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 44% है। मगर जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और आज 26 साल बाद अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो छत्तीसगढ़ में 685 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है वो बढ़ चुका है। ये क्यों बढ़ा है? और मैं आपको बताऊं, ये जो मैपिंग है ये गिनती करके नहीं होती है, ये मैपिंग मैनुअली नहीं होती है कि इसमें फेरबदल या करप्शन किया जा सके। ये बकायदा सैटेलाइट के द्वारा मैपिंग होती है और उस मैपिंग में फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ का एक सर्वे किया और उसने पाया 685 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट रिजर्व छत्तीसगढ़ का बढ़ चुका है और छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड में भी। ठीक, हम तो नंबर 1 है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि पॉलिसीज बनाई गई। निश्चित तौर पर अगर मैं सिर्फ एक रायगढ़ अंचल को लूं तो क्योंकि रायगढ़ और कोरबा ये ऐसे क्षेत्र हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का पावर हब है। पूरे देश में पावर यहां से जाता है, पूरे देश को आज रायगढ़ और कोरबा की जरूरत है। मगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर 10 पेड़ काटे जाते हैं तो 20 पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। और आपने जो अपनी रिपोर्ट में बताया, बिल्कुल मैं सहमत हूं, पेड़ काटे जा रहे हैं, मगर जो जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट हमें बतानी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो जूही जी यही कहती है। और अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया पर्यावरण के इस चैलेंज से निपटने के लिए। क्योंकि देखिए जूही जी, आज आप भी अपने स्टूडियो में बैठी हैं तो आप एसी लगाकर बैठी हैं, आपकी कार में भी एसी चल रहा है, तो आपके कार के बाहर जो गरीब है ना उसे गर्मी लग रही है क्योंकि आप जूही जी एसी में है। तो जहां पर फैक्ट्री लगेगी तो उसके बिल्कुल आसपास रहने वालों को तकलीफ होगी, इसीलिए पॉलिसीज बनाई जाती है और उन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। फिर आपने आदिवासियों के विस्थापन की बात की। मैं बताऊं जूही जी, आज पूरे भारत में सबसे स्ट्रिक्ट पेशा कानून अगर कहीं पर लागू हो रहा है और उसमें लगातार और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जा रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ में है। बगैर पंचायत की मर्जी के भले कितना ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो इंडस्ट्री डाल ही नहीं सकता। तो सारे एक्ट बनाए जा रहे हैं, मगर निश्चित तौर पर फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, गर्मी बढ़ रही है, पानी कम है, प्रदूषण बढ़ रहा है। जहां भी इंडस्ट्री लगती है उसके आसपास के एरिया में प्रदूषण बढ़ता है। आज मैं भी अपने ठीक है, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ ठीक है नंबर 1 है। एक बात ठीक है, ग्राउंड की रिपोर्ट मुझे लगता है अमर सदाना ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अमर, देखिए ये जो तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ में, ये अभी बीजेपी की, चलिए ठीक है सरकार है, वो अपनी दावेदारी और अपना पक्ष जरूर रखेंगे, लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो क्या कहते हैं? क्योंकि पलायन की भी बात सामने आ रही है वहां। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विकास होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें सामने आएगी तो इससे लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। रिंकी जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अमर जी,
छत्तीसगढ़ जो है 40% जंगलों से घिरा इलाका है और लगातार जो है जिस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है, विकास सरकार की अच्छा मॉडल है, पर मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, पहले से रोड मैप तैयार क्यों नहीं होती है सरकार की या विभाग की, कि जब पेड़ काटे जा रहे हैं उसके पहले लगाए जाने चाहिए। जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पेड़ लगाए जाते हैं, पर उनकी आंकड़ा नहीं दिखती है। लगातार आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह से हर्रा बहेरा और जो फलदार वृक्ष है, जो जीविकोपार्जन है आदिवासियों की, उस पर निर्भर रहते हैं। लगातार जिस तरह से 10 से 15 लाख पेड़ जैसे आदिवासियों और जो पर्यावरण प्रेमी है उनका लगातार आरोप है कि 10 से 15 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी पेड़ काटे जाएंगे। जिस तरह से विस्थापन की बात आती है सामने, तो विस्थापन जैसे गांव को वो जिस तरह से उजाड़ दिया जाता है, उसके विस्थापन की जो प्रक्रिया होती है वो पहले ही नहीं व्यवस्था की जाती। लगातार जिस तरह से बीजापुर में देखा गया, जंगलों की कटाई हुई और रोड पे आ गए लोग। इसी तरह से जैसे कांकेर की बात कर ले, केसकाल की बात कर ले, तो केसकाल में भी जिस तरह से 8000 पेड़ों को काटा गया, उसकी रोड में पहले से तैयार नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि दूसरे एरिया से रोड बनेगा, तो क्या ये रोड में सरकार के पास नहीं है, जिसके वजह से ये हजारों पेड़ों काटे जा रहे हैं। जैसे राजधानी रायपुर की हम बात कर लें तो पीएच का लेवल जो है 350 के पार चला गया है। लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है, यही वजह है कि जंगल बिल्कुल वात्सल्य जी, और इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक दफा आप पेड़ों की कटाई कर देते हैं, दूसरी बात पता चलता है कि भाई यहां से तो सड़क निकालना ही नहीं था, अब दूसरी जगह से निकाले जाएंगे तो वहां भी कटाई होगी। इसका जवाब लूंगी मैं आपसे। पहले एक बार रिंकी जी का रुख कर लेते हैं। रिंकी जी, जवाब दीजिए, जिस तरीके से ये पेड़ों की कटाई होती जा रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि चलो उद्योग को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, रोजगार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन सवाल यही हो जाता है कि किस कीमत पर, कीमत इसकी क्या वाकई में यहाँ लोगों की जिंदगी जो है यहाँ दांव पर लगी हुई है। और इसी के साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या आपके पास इसके लिए कोई ठोस प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि जिस प्रकार से बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने सिस्टम की लापरवाही को लेकर, केसकाल को लेकर के जो बात कही, और आपने भी इस बात को कहा, तो ये सिस्टम की लापरवाही नहीं, ये सिस्टम की तानाशाही है। ये बीजेपी की तानाशाही है जो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पर हावी है, खास तौर पे वहां की आदिवासी जनता पर। आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ को हरियाली के नाम से, यहाँ की संस्कृति को, आदिवासियों की संस्कृति के नाम से पूरे देश में ये प्रचलित था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कैसी है। आदिवासी वहाँ के आदिवासी के नाम पर छत्तीसगढ़ को जाना चाह रहा था। लेकिन आज ये कंडीशन है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ से आदिवासियों का नामो निशान मिटाने पर बीजेपी लगी हुई। लगातार बीजेपी अपने प्रिय मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आदिवासियों की जमीन पर हस्तक्षेप कर रही है, आदिवासियों की जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है और यहाँ से आदिवासियों का विस्थापन कराने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे अदानी और अंबानी का हस्तक्षेप पूरी तरह से जंगलों पर हो चुका है। क्यों नहीं आखिर कोई व्यक्ति उनके बात का विरोध करने पर उनकी बात सुनी जाती, क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि जब संयम है कोतवाल तो डर काहेगा। जब शासन बीजेपी का है और बीजेपी अपने प्रिय मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है, तो क्यों वो हस्तक्षेप करेगी आदिवासियों के हित और उसकी सुरक्षा को लेकर के? आपको मैं एक छोटी सी घटना बता दूंगी। धर्म जयगढ़ की बात को लेकर के, चाहे तमनार और लेलुंगा क्षेत्र की बात को लेकर के, जब अदानी और अंबानी का जब हस्तक्षेप हुआ जंगलों पर, और तब मैं लेलुंगा क्षेत्र की बात करूं कि हमारी कांग्रेस की विधायिका लेलुंगा की, जो हमारी विधायिका विद्यावती सितार जी जब उतरी उनके हित की सुरक्षा के लिए, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, तो इन्होंने जो वहाँ पहले से अदानी और अंबानी के जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भारी संख्या में जवाब लेंगे हम वात्सल्य जी से आपके सभी सवालों का, और मैं अपने भी कुछ सवाल यहाँ रखूंगी। फिलहाल बने रहिएगा।